हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट टेक्निक्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि ये चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आएगा। मेरे हिसाब से चैप्टर 5 से 6 नंबर की वेटेज रखेगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकता है, लेकिन समझना जरूरी है। और इन टॉपिक्स के बारे में, ऑडिट सैंपलिंग वगैरह क्या होता है, मैं पहले भी किसी ना किसी चैप्टर में जिक्र करा है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर एक अलग से भी उन्होंने चैप्टर बना रखा, तो हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं आपके कोर्स में। तो अब मैं पहले ऑडिट सैंपलिंग का वर्ड यूज हो रहा था, पहले हम ऑडिट सैंपलिंग से शुरू करेंगे कि ऑडिट सैंपलिंग होती क्या है। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि सैंपलिंग का मतलब है सैंपल कलेक्ट करना, करेक्ट। अब ये ऑडिट सैंपलिंग कंसेप्ट कहां लगता है, मैं तुम्हारे को बताता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बड़ा मजा आएगा, यू विल लव इट। मैं तुम्हारे को ना दो चीजें समझाने वाला हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके चलता हूं, और फिर अब आज के हिसाब से बात करेंगे। पहले हमारे इंडिया में ना ट्रेडिशनल अप्रोच चला करती थी। कौन सी अप्रोच चला करती थी? ट्रेडिशनल अप्रोच। ऑडिट करते वक्त पहले कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच का। व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है 100% ट्रांजैक्शन को चेक करना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये अप्रोच आज भी खत्म हुई है, आज भी ये चलती है। मैं बताता हूं कहां चलती है और कहां नहीं चलती। 100% ट्रांजेक्शन को चेक करना मतलब एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो जो चीजें भी लिखी हुई हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट आती है, कंपनी का P&L अकाउंट आता है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, एटसेट्रा। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में, P&L में जो जो चीज लिखी है उसको प्रॉपर वन बाय वन, लाइन बाय लाइन वेरीफाई करना। कंपनी ने बोला इतने एसेट हैं, तो सारे एसेट्स को वेरीफाई करना, फिक्स कितने हैं, करंट कितने हैं। अब उसको कैसे वेरीफाई करोगे? करंट वालों का, कंपनी ने बोला इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा, तो जाके चेक करना उतना पड़ा नहीं पड़ा। कंपनी बोलती है इतने फिक्स एसेट पड़े हैं हमारे पे, इतनी लैंड है, इतनी बिल्डिंग है, वो जाके चेक करना, उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चेक करना। कंपनी ने बोला हमारे पे इतने एक्सपेंडिचर हमने करे हैं, तो उस एक्सपेंडिचर के सारे वाउचर्स उनको वेरीफाई करना। कंपनी ने बोला इतनी इनकम हमारे पास पर आई है, तो उस इनकम का सोर्स देखना कि कहां से पैसा आया, कहां से पैसा नहीं आया है ना। कंपनी बोलते इतनी डोनेशन आई है, तो क्या वो डोनेशन लीगल पर्पस के लिए आई है, इलीगल पर्पस के लिए आई है, कहां से आई है, किस वजह से आई है, वो सारी चीजें चेक करना। तो जब हम एक एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं ना, एक एक ट्रांजैक्शन को, कोई ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ रहे, हर एक ईच एंड एवरीथिंग चेक कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये आज भी फॉलो होती है, लेकिन छोटी कंपनीज में। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर लाखों ट्रांजैक्शन डेली बेस पे होती हैं। मतलब उन कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट और P&L चेक कर लोगे ना, उनकी बैलेंस शीट ही 100 200 पेजेस की है। वो इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट है कि उनका समझ ही नहीं आता। और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नॉर्मल तरीके से फाइल नहीं होती है, XBRL रिपोर्टिंग होती है उसकी। एक वर्ड लिखवा रहा हूं तुम्हारे को, यहां पे याद रख लेना। बड़ी कंपनीज के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होती है उसके लिए एक रिपोर्टिंग होती है, उसको बोलते हैं XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। मतलब उनका अलग ही तरीका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का, जैसे एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। जैसे हम नॉर्मल कंपनीज के केस में जब हम बैलेंस शीट वगैरह फाइल करते हैं तो क्या करते हैं? छोटी सी बैलेंस शीट होती है 4-5 पेज की, उसको स्कैन करा और आरओसी को एक फॉर्म जाता है, फॉर्म AOC4, उसमें लगाकर भेज दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि वो नॉर्मल तरीके से फाइल नहीं हो सकती, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल होती है। और उसको जो फाइल करते हैं उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में इतनी लाखों ट्रांजैक्शंस है, ढेरों ट्रांजैक्शंस हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शन चेक कर ले, वो मर जाएगा। और खाली एक ही कंपनी थोड़ी, दुनिया जहान की कंपनियां चेक करनी होती है, और ऑडिटर लिमिटेड है। और उसको ऑडिट ऐसे थोड़ी कि पूरे साल बैठ के करना है, 5-7 दिन में निपटाना होता है ऑडिट, 5-7-10 दिन मैक्सिमम इसमें ऑडिट खत्म करना है। कैसे करेगा इतनी बड़ी बड़ी कंपनी का? तो ऐसे केस में फिर कंसेप्ट आता है सैंपलिंग का। तो ऐसे केस में वो क्या करता है? रैंडम ट्रांजेक्शन चेक करता है। वो सारी चेक नहीं कर रहा, रैंडम ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है। जो जो मेन मेन ट्रांजेक्शन है, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, वो उसको चेक कर रहा है। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन और बताऊं ऐसा क्यों हो गया। अब छोटी मोटी ट्रांजेक्शंस इंटरनल कंट्रोल्स में ही चेक हो जाती हैं, क्योंकि समय के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल्स का जमाना आ गया। और जैसे जैसे इंटरनल कंट्रोल्स बढ़ गए, उसी की वजह से सैंपलिंग का कंसेप्ट आया। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो इंटरनल कंट्रोल दो तरीके के होते हैं। इसके ऊपर पूरा लक्ष्य में एक चैप्टर पढ़ा हुआ, चैप्टर नंबर 3 था आई थिंक, इंटरनल कंट्रोल वाला। इसके अंदर हमने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल, मैंने तुम्हारे को बताया था दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस, याद होगी ये बात, और दूसरे होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। एक होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस और दूसरे होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या है, मैंने तुम्हारे को एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरे पास ट्रांजैक्शन होती है, मान लो मेरी एक छोटी सी दुकान है दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में, सदर बाजार में, मैं तुम्हारे को नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूं, अभी मैं कंपनी के लेवल पे तो बात ही नहीं कर रहा। तो मैंने मेरी छोटी सी दुकान है चांदनी चौक में, और मान लो मेरा वहां पे एक कैशियर, एक सेल्समैन बैठा हुआ है। वो सेल्समैन को मैंने बोला कि तू जितनी भी सेल सारा दिन में करेगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर, और वो रिकॉर्ड लाने के बाद उसका सारी डिटेल दे दे तू कंपनी के कैशियर को, हमारी दुकान के कैशियर को। और कैशियर को बोला कि सारा कैश ट्रांजैक्शन से वेरीफाई करके तू सारा का सारा पैसा तीसरे बंदे को पकड़ा दे जो सारा का सारा कैश लेकर जाएगा बैंक में डिपॉजिट करने। तो आपको समझ में आया कि 3 बार ट्रांजैक्शन चेक हो गई यहीं पे। ये होते हैं इंटरनल कंट्रोल, कि मेन मालिक तक तो फ्रॉड बाद में जाएगा, लोकल लेवल पे ही 3 बार ट्रांजैक्शन चेक हो गई। पहले किसने चेक करी होगी? सेल्समैन ने। उसके मन में क्या डर बैठा हुआ है कि यार मैं कोई भी गड़बड़ी करूंगा तो कैशियर पकड़ लेगा, और कैशियर के मन में क्या डर बैठा हुआ है कि मैं कोई भी गलती करूंगा तो कौन पकड़ लेगा? जो बैंक में डालने वाला है वो पकड़ेगा। और फिर आखिरी में तीनों की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कौन करेगा? मेन मालिक तो करेगा ही। और फिर जब साल के एंड में ऑडिट होगा तो ऑडिटर आकर क्या करेगा? ऊपर ऊपर से ट्रांजैक्शन चेक कर लेगा, क्योंकि उसको पता 3 बार पहले चेक हुई हुई है। पहले ये सब सिस्टम नहीं होता था, ये तो धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदली। तो ये तो हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन में क्या होता है कि कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, माल भिजवाने वाला, एटसेट्रा। ये कंपनी को अपने आप में इंटरनली कंट्रोल कर देगा। जब ऑडिटर जाता है तो वो एक एक डिपार्टमेंट को ऐसे नहीं पकड़ता, वो तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, लेकिन ये हर डिपार्टमेंट अपने आप को सुधार के चलेगा। क्यों? अच्छा, सेल्स वाले ने कितनी सेल करी वो फाइनेंस वाले वेरीफाई करेंगे, परचेज वाले ने कितनी खरीदी उसको भी फाइनेंस वाले वेरीफाई करेंगे, उनको पता इंटरनली चेक हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जो भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके लिए उसको पैसा चाहिए होगा तो वो फाइनेंस वाले वेरीफाई करेंगे। फिर एक बार वो सब रेडी हो गया तो उसके बाद लॉजिस्टिक वाले वेरीफाई करेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वाले ने कितना माल रेडी करा तो जब भिजवाना है। तो ये सब क्या है? ये इंटरनल कंट्रोल है, जो आपस में ही अपनी कंपनी को इंटरनल अपने लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं एक दूसरे की चीजें कि भाई इन सबने पूरी करी है नहीं करी। और जब ये इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे तो फ्रॉड होने के चांस अपर लेवल पे कम होंगे। लोअर लेवल पे चीजें गलत तो ज्यादा होती जाएंगी तो अपर लेवल पे चीजें ज्यादा गलत होंगी। तो समय के हिसाब से अच्छा, ये तो होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमंस, जो डिपार्टमेंट बने होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता है बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आजकल जो गलतियां पकड़ लेते हैं। तुम्हारे को मैंने बताया था, अच्छा तुम पता कुछ मत करो, तुमको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम कई बार एक गूगल फॉर्म फिल करते हो, गूगल फॉर्म होता है ना, फॉर्म आता है ऐसे बड़ी सारी कंपनियों की वेबसाइट के, तुम किसी स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरते हो। अच्छा, उसमें वो तुम्हें बताता है इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा चीज है। पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर आप मान लो कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या किसी कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने, तो आप फिजिकल फॉर्म सबमिट करके आते थे। अब उसमें आपने एक दो कॉलम मिस भी कर दिए तो पता नहीं लगते थे। आजकल के जो फॉर्म्स है उसमें क्या होता है कि अगर आप उस फॉर्म के अंदर एक दो कॉलम मिस कर दोगे तो वो रेड एरर आ जाएगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक फॉर्म में सारे पर्टिकुलर्स आप कंप्लीटली नहीं भरोगे। तो वो भी अपने आप में एक इंटरनल कंट्रोल ही है उस फॉर्म के अंदर लगा हुआ, कि भाई ये इस फॉर्म की तरीका है कि भाई ये प्रॉपर एक कंट्रोल है कि जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, पहले ये चीज फिल करो तभी आगे जाने दूंगा वरना नहीं जाने दूंगा। प्लस इसके अलावा मैं तुम्हारा पता था आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर के जैसे बंदे कंप्यूटर के आगे बैठ जाते थे, पहले क्या होता था सो रहे होते थे, तो आजकल एक सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर वो बता देगा, कंप्यूटर में फिट होते हैं कि भाई ये वाला बंदा इस वाले कंप्यूटर पे बैठ के सो रहा है। अगर उसकी 15 मिनट से ज्यादा आंखें क्लोज हुई तो बॉस के पास मैसेज चला जाएगा, मेल चली जाएगी ऑटोमेटिक, ये बंदा सो रहा है। बड़ी बड़ी एमएनसी सेटअप करती हैं आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लगवा रखे हैं, तुम्हारे को मैंने बताई थी ये बात, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कंपनी ने ना वेबसाइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा मतलब कि आप ये 3 या 4 वेबसाइट जो कंपनी के डेली पर्पस के काम के लिए यूज होती है सिर्फ आप वही यूज करोगे। इसके अलावा अगर आप किसी और गलत वेबसाइट पे जाओगे या किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो बॉस के पास मेल चली जाएगी, ये वाला एम्प्लॉय इस वाली जगह पे बैठकर ये वाली चीज को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, इस वाली वेबसाइट पे जाकर स्क्रॉल कर रहा है और इस वाली वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब आज की डेट में लोकल लेवल पे तो नॉर्मल लोअर लेवल पे तो चीजें वैसे भी चेक हो जाती हैं, मतलब डेली बेसिस की ऑडिट होगा। ये तो वो वाला ऑडिट होगा जो सॉफ्टवेयर और बंदे चेक करें डेली बेसिस पे। तो जब ये अच्छा, तो छोटी मोटी गलतियां तो यहीं पे पकड़ में आ जाती हैं, तो जो बड़ी गलतियां हैं उसको ऑडिटर चेक करते हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे हो चुके हैं। तो आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर तो और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो छोटे लेवल की जो गलतियां होती है, जो रूटीन ट्रांजेक्शन होती हैं, मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि जो रूटीन मिस्टेक्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। या तो वो बहुत बिल्कुल खत्म तो नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं, या तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है या मिनिमल हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहती, कि अगर गलती हो भी रही है तो इग्नोर कर दी जाती है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल्स। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उधर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते ही हैं,
उधर डिपार्टमेंट्स भी बने होते हैं, उधर प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी लगे होते हैं। तो ऑडिटर फिर क्या करता है, क्योंकि वो इन सब चीजों पर रिलाई कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करने से बेटर है कि वो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जाके चेक कर लेता है कि इन्होंने किस तरीके से मैनेज कर रखा है ट्रांजैक्शंस को। दोस्तों उसी से आइडिया लग जाता है कि इनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं है। अगर इनका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो फिर ऑडिटर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, फिर वो सैंपल टेस्टिंग करता है। फिर वो क्या करता है, सैंपल टेस्टिंग करता है। सैंपल टेस्टिंग में वो क्या करेगा, तुम्हारे को मैंने बता दिया कि वो सारी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेगा, वो रैंडम ट्रांजैक्शन चेक करेगा, मोटी मोटी, जो उसको लगता है कि इससे मेन ट्रांजैक्शन है जिसके, और ये मेन रैंडम ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी उठा लेगा। रैंडम ट्रांजैक्शन में ज्यादातर वो वाली ट्रांजैक्शन उठाता है जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। मान लो भाई कंपनी के अंदर, मान लो जी कंपनी के अंदर कंपनी का एसेट है, कंपनी का इस बार टर्नओवर है 2000 करोड़ रुपए का, और उस 2000 करोड़ में कंपनी ने 300 करोड़ रुपए के एसेट्स खरीदे हैं। सॉरी, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं नॉर्मल, कि कंपनी बोलती है कि जी हमारे इस बार टोटल में, हाँ ऐसे मान लेते हैं कि कंपनी की इस बार टोटल इनकम है 2000 करोड़ की, और उन्होंने उस 2000 की करोड़ की इनकम से मान लेते हैं 300 करोड़ के एसेट खरीदे हैं, है ना। इसके अलावा उन्होंने 400 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा है मान लेते हैं, बाकी पैसा उन्होंने अपने रिजर्व्स में डाल दिया है, कुछ उन्होंने पहले के लोगों का लोन रीपे करना था, उन्होंने लोन रीपे करा, ऐसे ऐसे पैसा बांटा है। अच्छा, उसमें से कुछ उन्होंने उस पैसे से जो उनकी इनकम थी, उन्होंने मान लो 100 करोड़ रुपए के खर्चे करें, और 100 करोड़ के खर्चे में से मान लो उन्होंने ऑफिस एक्सपेंस का खर्चा डाल रखा है 1 करोड़ रुपए का, और उन्होंने मान लेते हैं कि मिसलेनियस खर्चे डाल रखे हैं 50 लाख रुपए के। तो 2-2 हजार करोड़ रुपए के प्रॉफिट में 30-40-50 लाख रुपए को कोई भी चेक नहीं करेगा, वो मिनिमाइज ट्रांजेक्शन होती है। लेकिन जो बात हो रही है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की, 2000 करोड़ में, तो वो 10-10, 20% हो गया ना। अगर 2000 करोड़ की 10% हो गया, अगर 2000 करोड़ की प्रॉफिट के अंदर तुमने 200 करोड़ रुपए के एसेट खरीदे, तो मतलब वो 10% हो गया, या 300 करोड़ के एसेट खरीदे तो 15% हो गया। तो वो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन चेक करने की कोशिश करेगा, छोटी वाली ट्रांजेक्शन को, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देगा। तो इसका मतलब जब बहुत बड़े लेवल की कंपनीज के अंदर, तो छोटे लेवल की कंपनीज में तो आज भी क्या चलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच चलती है, मतलब 100% ट्रांजेक्शन चेक की जाती है, ईच एंड एवरीथिंग रूटीन वाइज, कि प्रॉपर हर तरीके से हुई या नहीं हुई। लेकिन बड़ी कंपनी में क्योंकि चीजें नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाती हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से वैसे भी वहां पे छोटी मोटी कमियां दूर हो जाती हैं, तो ऑडिटर का पहला टारगेट होता है कि वो हर एक ट्रांजेक्शन ना चेक कर, क्या चेक कर ले कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो वो सीधा फिर किस पे जाएगा, सैंपल टेस्टिंग पे जाएगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हुए तो अपनी ऑडिटर की जो रिपोर्ट बनाएगा उसमें ओपिनियन फॉर्म कर देगा कि भाई मेरे को कंपनी के इंटरनल कंट्रोल से अच्छे नहीं लगे, उसमें डाउट, और कंपनी को सजेशन देगा आप इसको ठीक करो, और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हुए, उसको हर चीज ओके लगी, तो उसको पता है कि भाई लोअर लेवल पे फ्रॉड होने की चांस कम है, छोटी मोटी रूटीन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड होने की चांस कम है, तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन चेक करेगा जिसको उसको लगता है कि कंपनी पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है, मतलब हैवी इंपैक्ट पड़ सकता है, उनको चेक करेगा, और उसके बाद फिर वो फाइनल रिपोर्ट बनाएगा कि भाई ये कंपनी की सारी चीजें ओके हैं या नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई इसके अंदर रिस्क नहीं है, रिस्क तो है, रिस्क तो हर जगह यार। हम सब जब घर से जब बाहर निकलते हैं तो साला हमें भी नहीं पता होता कि शाम को वापस आएंगे नहीं आएंगे। आपको पता है कि आप घर से बाहर निकलते पीछे कोई गाड़ी वाला मार जाएगा, ट्रक वाला मार जाएगा, या स्कूटर वाला मार जाएगा, कुछ नहीं पता। रिस्क तो सारा दिन है, हर चीज में है, तो रिस्क कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन अपने एंड से उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन है वो चेक कर ले, छोटी मोटी में 2-4 रैंडम चेक करे, ताकि उसको आइडिया हो जाएगा कि छोटे लेवल पे फ्रॉड हो भी रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा। 2-4 भी छोटी मोटी चेक करेगा, उसे अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, बच्चा बोलता है कि सर उसने सब कुछ चेक कर लिया और उसके बाद मान लो फ्रॉड पकड़ा गया, तो मैंने क्या बोला, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस को तो वो छोड़ ही नहीं सकता, और छोटी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड पकड़ा भी जाएगा तो वो इग्नोर हो जाता है कि बहुत छोटा होगा, सिग्निफिकेंट इग्नोर नहीं कर सकता। अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन उसने इग्नोर कर दी, सिग्निफिकेंट समझते हो ना, और ये सिग्निफिकेंट जो होता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता होगा। मान लो 2000 करोड़ वाली कंपनी है, उसके लिए 40-50 लाख रुपए का अगर हेर फेर हुआ है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, इररेलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है जिसका टर्नओवर ही 2 करोड़ है और उसकी कंपनी में 50 लाख रुपए की हेरफेर हो जाए, तो उसके लिए वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है कि 25% की हेरफेर हो गई। लेकिन कोई कंपनी 2000 करोड़ रुपए कमाती है और उसके अंदर 1 करोड़ 50 लाख की हेरफेर हो जाए, तो साला मैटर ही नहीं करता। तो सिग्निफिकेंट भी हर जगह पे अलग होता है, हर जगह पे सिग्निफिकेंट का मतलब अलग है। किस चीज के लिए, किसी के लिए किसी चीज की क्या वैल्यू, किसी के लिए क्या वैल्यू है। किसी बंदे के लिए एक स्कूटर भी बहुत वैल्यू रखता है जो बेचारा पैदल चलता है, रोड पे साइकिल चलाता है, और किसी बंदे के लिए मर्सिडीज बेंज भी मैटर नहीं रखती, उस पर इतना पैसा है। तो ये सिग्निफिकेंस की चीज हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो ऐसे कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है। तो जिस कंपनी में स्कैम अगर बाद में हुआ भी, तो ये देखा जाएगा कि सिग्निफिकेंट स्कैम था या छोटा मोटा था, 10-20 हजार, 50 लाख, 20-30 लाख की हेरफेर हुई है और इतनी बड़ी कंपनी है, तो फिर वो उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है, वो स्कैम में नहीं आती। लेकिन अगर बड़े फ्रॉड होते हैं तो उसमें फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई आप ऑडिट करने गए थे क्या थे। हालांकि ऑडिटर उसमें भी बच जाएगा, आपको पता है, क्योंकि ऑडिटर क्योंकि प्रॉपर जिम्मेवारी तो लेता नहीं, वो खाली अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है।
अगर वो बता दे किसी तरीके से, वो प्रूव कर दे कि भाई मैंने अपने एंड से सारी पूरी टेस्टिंग की थी सैंपल के अंदर, सारे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, कंपनी ने चीज जान के हिडन करी है, मैं उनसे मांग भी रहा था, अगर ऐसा कुछ हो जाए और उसके बाद वो इनोसेंट अपने आप को प्रूव कर देगा तो बच जाएगा, और 90% केसेस में ऑडिटर बच जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व होते हैं तो फंस भी जाते हैं। तो लेते हैं, आई होप आपको ऑडिट सैंपलिंग का कंसेप्ट समझ आ गया। अब पढ़ना शुरू करते हैं बुक से। तो ले देखिए सैंपलिंग कंसेप्ट कब आया कि अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी नंबर की हैं और वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल नहीं है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करना, तो फिर ऑडिटिंग सैंपलिंग के थ्रू हम चेक करते हैं। और हम क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स का जमाना आ चुका है, तो बाकी लोअर रूटीन ट्रांजैक्शंस वो चेक कर लेते हैं, बाकी मेन ट्रांजैक्शंस हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट देखो कहां से हो रहा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आना, मैंने बोला ना छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आज भी वही ट्रेडिशनल अप्रोच चलती है, 100% चीजें चेक की जाती हैं। इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद अम्टीन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अम्टीन का मतलब होता है ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इतनी ट्रांजेक्शन है कि साला गिनती ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही किसको चेक करेंगे किसको नहीं करेंगे, पेज भर गए हैं, कई कई कई, मतलब समझो कि 500 600 पेज के बंडल हैं जिसके अंदर ट्रांजेक्शन है, चेक कैसे होंगी। आगे, इट इज नॉट फीजिबल फॉर द ऑडिटर टू वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ऑडिटर के लिए वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक चीज को चेक करेगा। टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स, the auditor in such a large organization with adequate internal control आ गई in place should verify, should certainly apply partial checking to form his opinion। आ गई ना बात। तो कह रहा है अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे वो ये चेक करे कि वहां पे एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं या नहीं है, उनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो बस फिर वो क्या करेगा, पार्शियल चेकिंग करेगा, अपना पार्शियल चेकिंग वाला फॉर्मूला अप्लाइगा, मेन ट्रांजैक्शन को चेक करेगा। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द पार्ट चेकिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैंपल सिलेक्टेड। आ गई बात। मगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मानी जाएगी नहीं, उस पर चेक करना पड़ेगा आपने सैंपल कौन सा लिया है। सैंपल मतलब आपने मेन ट्रांजैक्शंस के सैंपल लेने हैं, सैंपल टेस्टिंग लेनी कि साला छोटी छोटी 100 रुपए की ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो। एप्रोप्रिएटनेस तब बेटर होगी जब आप बड़े बड़े सैंपल लो और उनको वेरीफाई करो कि ओके है नहीं है। छोटे लेवल की रूटीन ट्रांजैक्शन तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर ही लेंगे। अकॉर्डिंग टू SA 530, और ऐसे अब आपको पता ही है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 530, ऑडिट सैंपलिंग इशूड बाय द ऐसे 530 किसमें डील करता है, ऑडिट सैंपलिंग में। और ये स्टैंडर्ड को आपको पता है कौन इशू करता है, आईसीआई। सैंपलिंग उन्होंने बताया क्या होता है, सैंपलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा ये वर्ड यूज हो रहा है ऑडिट प्रोसीजर, व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर। मैं ऑडिट प्रोसीजर की आपको एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो अपने पास, ये रही ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, लिखो लिखो ऑडिट प्रोसीजर्स, लिखो पहले वो डेफिनेशन लिखो। ऑडिट प्रोसीजर्स आर द टेक्निक्स और प्रोसेसेस एंड मेथड्स दैट ऑडिटर यूज टू ऑब्टेन रिलायबल एंड ऑडिट एविडेंस। अच्छा जब मैं किसी कंपनी में जाऊंगा ऑडिट करने तो मैं एक तरीका फॉलो करूंगा ना, इस तरीके से ऑडिट करना है। अच्छा मैं तरीका क्या क्या फॉलो कर सकता हूं, मेरे को बैलेंस शीट वेरीफाई करनी है, अगर मेरे को लग रहा है कि बैलेंस शीट में कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम्हारा रीकैलकुलेशन कर सकता हूं चीजों को। अगर मेरे को लगता है कि भाई कंपनी ने ये चीजें बोली हैं, बैलेंस शीट में दिखाई है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा कि ये चीज एक्चुअल में इनके पास है भी या नहीं। मान लो या उनके वेयर हाउस में क्या कंपनी ने बोला इतना करंट स्टॉक पड़ा है हमारे पास, अब मैं उनके वेयर हाउस में क्या मेरे को उतना स्टॉक नहीं मिल रहा, तो मैं किसी उधर के बंदे को, जो वेयर हाउस के बंदा, जो उधर कोई आसपास का बंदा उस वेयर हाउस को मैनेज करता है, तो मैं उससे वेरीफाई करवा सकता हूँ कि भाई मेरे को एक बार दिखा दे कि वो स्टॉक कहाँ पड़ा है, किस जगह पे पड़ा है, और तुम्हारी मैनेजमेंट क्या सही में इसको मेंटेन करके रखती नहीं रखती, मैं पूछताछ कर सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को उसके अलावा लगता है कि मेरे को किसी और से पूछताछ करनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करवानी चाहिए इस कंपनी की, तो मैं करवा सकता हूँ। तो देखो वो क्या बोलता है। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब वो तरीका जिस तरीके से मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो उस ऑडिट करते वक्त मैं किन किन चीजों को मैं यूज कर सकता हूं टेक्निक्स को, ताकि मेरा ऑडिट बेटर हुए। अब उसमें क्या क्या हो सकता है देखो वो बता रहा है। इट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन, में चीजों की इंस्पेक्शन कर सकता हूं। मान लो कंपनी बोलती है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत गुड क्वालिटी का है, तो मैं देख सकता हूं कि वो एक बार चेक वेरीफाई करवा सकता हूं, किसी बंदे को बुलवा करके इंस्पेक्शन करवा दूं कि ये गुड क्वालिटी का है या नहीं है। या कंपनी बोलती है कि हमने इतने खर्चे करे इस जगह पे करे, तो मैं एक बार इंस्पेक्शन करवा दूं कि भाई इतने खर्चे हमने एक्चुअल में करे भी हैं नहीं करे। ऑब्जर्वेशन करूं चीजों का आसपास, देखूं कैसे चल रहा है सब कुछ। रीकैलकुलेशन, अगर मेरे को लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है तो रीकैलकुलेट करूं, इंक्वायरी करवाऊं, कंफर्म करवाऊं किसी से कि भाई ये चीजें कहाँ है। कंपनी बोलती है हमारे पे इतना करंट स्टॉक पड़ा है, इतना ये पड़ा है वो पड़ा है, तो मैं एक बार के जो आसपास के जो वेयर हाउस वाला उससे मैनेज वेरीफाई करवाऊं, कंफर्म करवाऊं कि बताओ यार ये सब है या नहीं है और कहाँ है, बताओ मेरे को इसके बारे में चीजें। तो ये सब चीजें किस कॉल्ड ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है, टेक्निक है, तरीके हैं, मेथड्स हैं, कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो आप इसको सीधी सी भाषा में समझो कि व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर, तुमसे कोई पूछे तो जब हम ऑडिट करते वक्त अपना जो भी दिमाग लगा रहे हैं ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, जो भी तरीके फॉलो कर रहे हैं, टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि भाई मैं इस चीजों को, अच्छा तुम किसी, तुम्हारी मम्मी बोलती हैं मेरे को नहीं पता, चेकिंग करके बता उस बंदे की कि वो बंदा सही है या नहीं है। अब आप चेक करने के लिए क्या क्या करोगे, सुबह घर से कितने बजे निकलता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये आपके तरीके ही तो हैं। सेम अगर आप किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे तरीके में, ऑब्जर्वेशन करोगे, चीजों को वेरीफाई करोगे, कैलकुलेशन चेक करोगे सही है या नहीं है। दैट इज ऑडिट प्रोसीजर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है हमें समझ आ गया। तो कहता है कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर,
टू लेस देन 100% ऑफ आइटम, मतलब और उसमें आप 100% चीज चेक नहीं कर रहे, आप कुछ चीजें चेक कर रहे हो मेन जिसमें आपके सैंपल सिलेक्शन के अंदर, जिससे आपकी पूरी रीजनेबल बेसिस पे क्या निकल कर है, कंक्लूजन निकल कर है कि देखो अगर हमने कंपनी की 1000 ट्रांजेक्शन और हमने उसमें से 30-40 भी चेक कर ली, मेन आइडिया हो जाएगा ऊपर नीचे रैंडम सेलेक्ट करके। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, दुनिया जहान के लाखों लोग आईटीआर भरते हैं, वो लोग भी सैंपलिंग ही करते हैं। जो इनकम टैक्स के नोटिस लोगों को जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो हर किसी की आईटीआर चेक करते हैं? इंडिया में अगर वो हर किसी की आईटीआर चेक करने लगे तो 90% लोग स्कैम करते हैं अपनी आईटीआर में। कोई भी अपनी ट्रू इनकम शो नहीं करता। बहुत सारे लोग तो आईटीआर भरते नहीं, जो भरते हैं वो ट्रू इनकम शो नहीं करते। तो तुम्हें क्या लगता है कि 100% चीज चेक होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब 100% चीज चेक ही नहीं होती तो वो रैंडम टेस्टिंग ही तो होती है, रैंडम स्क्रूटनी करते हैं, किसी रैंडम आईटीआर उठाते हैं, उनको नोटिस भेज देते हैं कि भाई तुम्हारी आईटीआर में ये गड़बड़ी लगी है। क्योंकि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? अगर देखो, अगर 100-200-1000 लोगों की आईटीआर फाइल होती है तो हर किसी की चेक करते हो, लेकिन इतने लोगों की करोड़ों में आईटीआर फाइल हो रही है तो चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस केस में फिर सैंपल होती है, सैंपल टेस्टिंग होती है। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सैंपल टेस्टिंग हो रही है कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है तो सैंपल टेस्टिंग करें। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग क्या है? इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। इट सेव्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है ना, सारी चीज चेक नहीं करनी तो थोड़ा वर्कलोड कम हो गया, सेव्स टाइम, एंड टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। एक चीज चेक करने से टाइम ज्यादा लगता, लेबर ज्यादा लगती तो कॉस्ट भी ज्यादा लगती, मगर वो चीज सेव हो रही है। इट एज इट सब्सटेंशियली रिड्यूस द टाइम फॉर द ऑडिट वर्क, द ऑडिटर मे डिवोट मोर टाइम फॉर क्रिटिकल इश्यूज। आ गई ना? क्योंकि आपको हर एक चीज चेक नहीं करनी, तो बेटर है कि आप क्रिटिकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस करो, मतलब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करो, मेजर ट्रांजेक्शन पे ज्यादा फोकस करो, जो मेन है। छोटी मोटी चीजें तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर ही लेंगे। In order to decide on the extent of sampling, the auditor evaluate the effectiveness of internal control system। आ गई ना? मैंने क्या बोला था, बार बार फोकस इंटरनल कंट्रोल पे कर रहे हो। वो कहता है आप सिर्फ बार बार इस पे हर चीज को चेक करने से बेटर है कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट कैसे वर्क करते हैं, कंपनी के सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए, आप उनको चेक कर लो। उससे अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी का सिस्टम अच्छा है या नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो फिर वो इमीडिएटली मैनेजमेंट की बात नजर में बात डाले नोटिस में कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है, सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहे, आपके डिपार्टमेंट के बंदे ढंग से काम नहीं कर रहे, ताकि वो उनके ऊपर एक्शन लें। ऐसा ऐसा होता है ना कई बार, मेरे बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं हमारी फेस टू फेस वाली एकेडमी में कि आपकी ये वाली रिसेप्शन वाली मैडम ढंग से काम नहीं कर रही है, आपका ये वाला लड़का जो पैम्पलेट बांटने जाता है ये बाहर रोड पे बैठ के मजे से कोने में जाकर बैठता है, चाय पी रहा होता है, पान खा रहा होता है, लेकिन ये काम नहीं करता। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इससे मेरे को पता लग रहा है कि जो मेरे इंटरनल कंट्रोल है, जो इंटरनल अच्छे लोग हैं, वो मतलब जो इंटरनल मेरा स्टाफ है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। तो मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे हो सकता है कि वो पैसे की भी गड़बड़ी करते हो, डाउट ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरा स्टाफ एक एक रुपए का हिसाब रखता है, कोई गड़बड़ी नहीं करता, बच्चों ने भी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, वो किसी को बिना प्रॉपर फीस पे करे एंट्री नहीं देते, हर चीज नहीं करते, तो इससे मेरे को समझ आ जाएगा मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। तो मेरे को ऊपर से मेहनत कम हो जाएगी बाकी चीजों पर दिमाग लगाने की, मैं सिर्फ मेन अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करूंगा। तो इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे होते हैं, चीजों पर फोकस, फिर रूटीन चीजों पर फोकस कम हो जाता है, सिर्फ मेन चीजें चेक करनी होती है। तो वही वो कह रहे हैं, इट्स गिव्स डिपेंडेबल रिजल्ट एज इट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड। तो ये डिपेंडेबल रिजल्ट्स का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। डिपेंडेबल मतलब कि हो सकता है कि इसमें फ्यूचर में फ्रॉड निकल आए, लेकिन वो छोटा मोटा ही निकलेगा क्योंकि हमने सैंपलिंग करी है, हर एक चीज चेक नहीं करी। लेकिन हम अपनी तरफ से ओपिनियन में ये लिख देते हैं कि भाई हमने सैंपलिंग करी है, लेकिन हम अपनी तरफ से जितनी हमने मेजर ट्रांजेक्शंस थी जो हमें लगता है सिग्निफिकेंट है वो चेक कर लिए, तो फ्रॉड के चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर होंगे भी तो वो मिनिमल होंगे, जो हमारे लिए रेलेवेंस नहीं रखते होंगे। अब आता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर ऑडिट सैंपलिंग, कि ऑडिट सैंपलिंग करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, हम उसको समझेंगे। अब ये देखो क्या चीज है। पहला, फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर ऑडिट सैंपलिंग। अच्छा पहले तो लिख लो, पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या है, ये भी पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर फॉर ऑडिट सैंपलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट सैंपलिंग में हम किन चीजों का ध्यान रखें। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट सैंपलिंग हैज टू बी डन कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा बार बार वर्ड यूज हो रहा है ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है वो तो मैंने अब आपको बता दिया, ये लिखवा दिया। तो पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का मतलब कि हम क्या चीजें चेक करने वाले हैं, तो हमें उसकी चीज के उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पूछताछ से पता लगेंगी, जाके चेक करके नहीं पता लगेंगी, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जाके चेक करके पता लगेंगी, तो हमारा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। जैसे कंपनी ने बोला कि भाई हमारे पास करंट एसेट इतने पड़े हैं, तो वो मेरे को जाकर चेक ही करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में इतना स्टॉक पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन कंपनी ने बोला कि इस बार हमने मिसलेनियस एक्सपेंस इतने करे थे, अब वो मिसलेनियस डाल के छोड़ दिया खर्चा, अब मिसलेनियस में किस किस जगह कितना करा वो तो मेरे को पता नहीं, तो वो मेरे को किसी से वहां पे जाकर वाउचर्स की कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, या इंटरनल किसी बंदे को जो एक्सपेंसेस को देखता है उसको पता करना पड़ेगा। तो एक जगह पर मैं क्या कर रहा हूं, जाकर वेयर हाउस में कंफर्म कर रहा हूं और इंस्पेक्शन कर रहा हूं, और दूसरी जगह पर मैं जाकर क्या कर रहा हूं, कंपनी के बंदे से इंक्वायरी कर रहा हूं और चीजों को आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर रहा हूं कैसे कैसे काम करते हैं।
और कुछ जगहों पे अगर मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे गड़बड़ी है कैलकुलेशन में, तो मैं रिकैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, आपको चेक क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप उनके करंट एसेट चेक कर रहे हो, तो उसको चेक करने के लिए आप करंट एसेट के लिए आपको वहां पे चीजें कंफर्म करनी पड़ेंगी, इंस्पेक्ट करनी पड़ेंगी जाके। लेकिन अगर आप कंपनी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस चेक कर रहे हो, तो वहां पे आपको चीजें जाकर वेरीफाई करनी पड़ेंगी, वाउचर से चीजें मिलानी पड़ेंगी। तो हर जगह का ऑडिट प्रोसीजर डिफरेंट होगा। तो पहले आप अपना माइंड में डिसाइड करो कि आपको किस चीज की चेकिंग करनी है। नेक्स्ट आगे ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ पॉपुलेशन। ऑडिट सैंपलिंग टेक्निक मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन द डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द। अच्छा, ऑडिट को करने की ना टेक्निक होती है बड़ी सारी, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कह रहा है कौन सी टेक्निक कहां यूज होगी, कह रहा है वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी है, किस तरीके की है। अब वो ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है वो आगे जाके देखेंगे। तो हमने फैक्टर्स में क्या क्या ध्यान रखना, हम तो पढ़ क्या रहे हैं कि हमें ऑडिट सैंपलिंग करते हुए क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। तो पहला हमने पढ़ा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, हम उसमें क्या क्या चीज चेक करेंगे। तो जो चीज चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग उधर का प्रोसीजर लगाएंगे। किसी जगह पे हम इंस्पेक्शन करेंगे, किसी जगह पे जाकर हम खाली बातों से पूछ लेंगे कि ये चीज ओके है नहीं है, किसी जगह पर जाकर हम प्रॉपर रिकैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा प्रोसीजर हर जगह डिफरेंट होगा। फिर उसका नेचर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है, यहाँ पे नेचर पॉपुलेशन मतलब ये तुम्हारे मेरे से की बात नहीं, ट्रांजेक्शन की बात हो रही है कि कितनी ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन किस किस नेचर की है, परचेज वाली कितनी है, सेल वाली कितनी है ना, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स वाली कितनी है, उसके अलावा नॉर्मल एक्सपेंसेस वाली कितनी है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स का नेचर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक यूज की जाएंगे। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक, ये तुम्हारे को पहले बता चुका, तो ऑटोमेटिक उधर ऑडिट उनका ज्यादा अच्छा हो पाएगा, क्योंकि हमारे को बाकी चीज चेक नहीं करनी पड़ेगी, रूटीन ट्रांजेक्शन तो सिस्टम ही चेक कर लेगा। मटेरियलिटी ऑफ आइटम्स, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अगर कंपनी ने 1 लाख ट्रांजेक्शन करी है, तो हमें उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि मटेरियल कौन कौन सी है। तो हम सिर्फ मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट बोल लो या इंपॉर्टेंट बोल लो, क्योंकि हम रूटीन ट्रांजेक्शन तो चेक कर नहीं सकते। तो हम मटेरियल ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कि मेन मेन कौन सी है, सिर्फ वही चेक करेंगे। तो पहले हमारे को ये भी फैक्टर में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहां से सारी चेक करने बैठ जाए, हमें सारी इंपॉर्टेंट लग रही है। इंपॉर्टेंट वाइज देखने पड़ेंगे, मनी वाइज कौन सी इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी जो मनी वाइज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उसका इंपैक्ट कंपनी में बहुत है। जैसे एग्जांपल, हर एक कंपनी को जो बड़े लेवल के, तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, कुछ पैसा समाज सेवा में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये भी हमें, अच्छा वो पैसा हो सकता है ज्यादा अमाउंट का ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे कंपनी गुडविल डिपेंड है कि उन्होंने समाज में डोनेशन की थी नहीं की थी। तो ये पैसा मनी वाइज बड़ा नहीं है, लेकिन गुडविल वाइज बड़ा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मनी वाइज बड़ी है, कुछ चीजें ऐसी जो गुडविल वाइज बड़ी है। तो हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि उनकी मेटीरियलिटी क्या है, कि अगर गुडविल वाइज कि उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट करना था समाज में वो करा नहीं करा, पहले ये चेक करेंगे। और मनी वाइज जितना पैसा उनके पास आना था, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे कि वो चीजें ओके हैं या नहीं है। फिर सैंपलिंग रिस्क, ये तो हमने बता ही दिया कि भाई तुम जितना मर्जी कर लो, फिर भी सैंपलिंग में रिस्क तो रहेगा ही। बिल्कुल रिस्क रिड्यूस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा फ्रॉड का, क्योंकि आप हर एक चीज चेक नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत तो रिस्क फ्रॉड का रहेगा ही, कि हो ही सकता है। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है, नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है कि जहां पे ह्यूमन है, देखो एक होता है कि सैंपलिंग की वजह से हमने मेन चीज ली और एरर हो गया। नॉन, दिस इज द रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन एरर। अच्छा, ह्यूमन एरर का मतलब होता है जहां पे सैंपल की वजह से रिस्क नहीं हुआ, ह्यूमन एरर की वजह से रिस्क हो गया। ह्यूमन एरर मतलब क्या होता है, अब तुम समझो। मैंने यहां से बंदा भेजा, बंदे ने सैंपलिंग मेरे को बोला कर दी मेरे स्टाफ ने, लेकिन उसने खुद ही नहीं करी। तो उसने सैंपलिंग की नहीं और मेरे को आकर रिपोर्ट बना कर दी हमारे स्टाफ ने कि मैंने प्रॉपर सैंपलिंग करी है, और वो साइन मार। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑडिटर क्या होते हैं, जो मेन ऑडिटर होते हैं वो नहीं जाते, उनके ट्रेनी जाते हैं, या उनके वो लोग नीचे लोअर लेवल के स्टाफ जाते हैं ऑडिट करने। तो एक होता है कि उसने सैंपलिंग करी, सैंपलिंग करने के बाद फ्रॉड पकड़ा गया। तो ये तो होता है कि भाई मेन चेक करें, उसके बाद छोटा मोटा फ्रॉड पकड़ा गया, वाला जैसे हम बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। एक उस साल है तो उस साल ने सैंपलिंग की नहीं, वो ह्यूमन एरर था। मतलब ह्यूमन एरर का मतलब वो साला खुद जाकर सो गया और उसने जाके चीज चेक ही नहीं करी, और हमारे को आकर झूठी रिपोर्ट बनाकर दे दी, कंपनी के साथ मिल गया और हमारे को आकर बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तो सही चीज चेक करके आया हूं। और बॉस ने उसकी बात पे रिलाई कर लिया। बहुत सारे ऑडिटर क्या होते हैं कि मेन सीए सिर्फ अपने ट्रेनिंग्स की बात पे रिलाई करके ठप्पा मार के आ जाते हैं, और रिलाई कर लिया तो बाद में फंसेगा कौन, सीए अंदर जाएगा। हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क, कि बिना सैंपल लिए साले को फंसा दिया, ह्यूमन एरर किया, ये तो ह्यूमन एरर है, जाके सो गया। नेक्स्ट आता है टॉलरेबल एरर। एक होता है टॉलरेबल एरर का मतलब है कि आपने सैंपलिंग करी, अब उसका फ्रॉड निकला होने के बाद भी, लेकिन वो इतना था कि वो टॉलरेबल था, तो कहता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये इसका मतलब ये वो वाली ट्रांजेक्शन है कि अगर हमने इग्नोर कर भी दी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनको ये लेफ्ट होते हैं, इनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर। तो एक खत्म हो गया। तो हमने क्या समझा कि हमने पहले तो पढ़ा कि ऑडिट सैंपलिंग के फायदे क्या हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि क्या किन किन फैक्टर का ध्यान रखना है, किस चीज का ऑडिट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज की चेकिंग करने आते हैं, नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम टेक्निक देखेंगे, कितनी ट्रांजेक्शन है, किस तरीके की है, उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है नहीं है, ये हम देखेंगे वो अच्छा है नहीं है। नेक्स्ट, कितनी कौन सी ट्रांजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको अलग से उनकी लिस्ट बनाएंगे ताकि उन्हीं को मेन मेन चेक करें। नेक्स्ट, फिर दो रिस्क होगा, सैंपलिंग, नॉन सैंपलिंग। नॉन सैंपलिंग मतलब जो सैंपलिंग करने के बाद भी रिस्क निकल आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर सैंपलिंग करने में बड़ा रिस्क निकला है तो आप फंस सकते हो।
छोटा निकला है तो कोई बात नहीं, हम इसलिए पहले ध्यान देना पड़ेगा सैम्पलिंग रिस्क किसको बोलते हैं। तो ये हमें पता लग गया सैम्पलिंग रिस्क मतलब सैंपल होने के बाद भी रिस्क हो गया कि मतलब फ्रॉड पकड़ा गया, कंपनी में फ्रॉड निकला, तो वो ऑडिटर पे बन सकती है बात। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फ्रॉड निकल भी रहा है सैंपल चेक करने के बाद, तो मेन ट्रांजेक्शन में ना निकले, क्योंकि सिग्निफिकेंट आप चेक करके छोटी मोटी में निकला है, और अगर छोटी मोटी में निकलेगा तो वो होगा टॉलरेबल रिस्क, उसको हम इग्नोर कर देंगे। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब जो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, कि जो आपके स्टाफ ने गलती करी जान के, वरना वो होना नहीं था, सैंपल उन्होंने लिए ही नहीं और जान की झूठी रिपोर्ट बनवाती और बॉस को बोलती हमने सब चेक कर लिया, और बॉस ने भी जाके उनकी बातों में आकर ठप्पा मार दिया, तो वो गलत हो जाएगा। उसमें फिर बॉस भी जाएगा अंदर और सीए तो फंसेगा, बस क्योंकि साइन तो उसी के हो रहे हैं, और कंपनी पे भी एक्शन होगा। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब हमारे को समझ आ गया, फैक्टर्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं और डिसैम्पलिंग होती है। अब अप्रोचेस देखेंगे।